हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताए थे। अब मैं उससे आगे बताने जा रही हूँ आपको। आप ध्यान से सुनिएगा और एक नोटबुक रखिएगा, क्योंकि कोई चीज़ आप जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो इसी के द्वारा अपना चैप्टर पूरा कर सकते हैं। इसी वीडियो अगला आगे हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मैंने आपको कितने प्रकार की अभिक्रियाएं बताई थी, आपने नोटबुक में करके मुझे दिखाई थी। तो सबने लिखा था 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं आपके कोर्स में है। तो सबसे पहले है संयोजन अभिक्रियाएं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका एक उदाहरण देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको मैंने आपको बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसमें अगर जल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और बहुत सारी ऊष्मा इसमें उत्सर्जित होती है। इस ऊष्मा माने हीट। तो इस प्रकार की अभिक्रिया देखो, ऐसी इसको अगर हम इसकी परिभाषा कहेंगे तो ऐसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद, नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये देखिए, दो अभिक्रमक हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड, एक वाटर। दोनों मिलकर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मार्केट जब आप जा रहे हो चूना लेके आ रहे हो तो मार्केट से आप क्या लेके आओगे, कैल्शियम ऑक्साइड चूना लेके आओगे। फिर उसमें क्या करोगे, जल डालोगे तो बहुत सारी ऊष्मा, तुमने देखा होगा बहुत सारे बुलबुलों के साथ चूने को जब तुम पानी में डालते हो तो बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं। बहुत उसमें तुम हाथ लगा के देखोगे तो तुम्हें बहुत गर्मी दिखेगी, तुम्हारा हाथ जल भी सकता है। तो ये जो विलयन बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी। तो इसी जो ऊष्मा निकलेगी उसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको तुम अपनी दीवारों में लगाते हो। इस घोल को, इस विलयन को तुम अपनी दीवारों में लगाते हो, और दीवारों में कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ये एक चमकीली परत बनाता है। जो हमारी दीवारों में जो चमक आती है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की चमक होती है, CaCO3 होती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की चमक होती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जो हमारा खड़िया पत्थर होता है और चौक होती है और संगमरमर होता है, उसका सूत्र भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों। फिर आगे हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं, ये दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऊष्मा भी निकलती है, हीट भी निकलती है। इसीलिए इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक और उदाहरण आपको बताती हूँ। मीथेन जो होती है, CH4 मीथेन होती है, इसको हम प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, नेचुरल गैस। ये जहाँ पे बहुत सारी मार्शी जगह होती है, कीचड़ वाली जगह होती है, वहां पे निकलती है मीथेन गैस। दलदली जगहों पे निकलती है, और जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा होता है वहां पे मीथेन गैस निकलती है। तो मीथेन क्या करती है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है और जल बनता है। जल और क्या करती है, बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। दूसरा उदाहरण है जो हमारा श्वसन प्रक्रिया है, रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो हमारा रिस्पिरेशन होता है, उसमें भी जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो होती है कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हम सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और हम खाना खाते हैं जो, वो होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है। हम खाना खाते हैं, ये लेते हैं हम खाने में, और फिर हम सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनता है, ये हमारे कोशिकाओं में होती है ये अभिक्रिया। ये अभिक्रिया हमारी कहाँ होती है, कोशिकाओं में होती है। कोशिका में, सेल्स में, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। तो कोशिकाओं में ये अभिक्रिया होती है। तो ये इसके साथ ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज क्या करता है, इसके साथ बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, और क्या बनता है, हमें क्या मिलती है, हम कौन सी गैस सांस बाहर निकालते हैं, जब हम ब्रीथिंग करते हैं हम अंदर कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और बाहर कौन सी निकालते हैं। और तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जटिल हम खाना लेते हैं, और वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है और वाष्प जल बनता है। और हमें काम करने के लिए जो हमें एनर्जी मिलती है वो निकल बनती है। तो ये श्वसन प्रक्रिया है। और ये भी कौन सी, ये भी एक उसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। इसी का उदाहरण एक और दे सकते हैं हम, जैसे तुम साग सब्जी, तुम्हारे जो घर में तुम क्यारियों में खाद डालते हो,
वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या होता है, सड़ा गला जो मल होता है जानवरों का और तुम्हारे किचन का जो सड़ी हुई सब्जियों का जो होता है उसको विघटित होकर क्या बनता है, उस कंपोस्ट खाद बनती है और बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसको हम परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं और उसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं बोलते हैं। अगला हमारा अभिक्रियाओं का प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन अभिक्रिया या इसको इंग्लिश में बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। फिर उसके बाद इसका देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले का एग्जाम्पल है, ये अभिक्रियाएं जो है हम इनको बैलेंस भी करेंगे, संतुलित भी करेंगे। मैं एक अलग से टॉपिक लूंगी तुम्हारी इक्वेशंस को बैलेंस करने का। तो अभी फिलहाल हम इसको करें, एग्जाम्पल एक लेते हैं, फेरस सल्फेट। एक यौगिक होता है फेरस सल्फेट, इसको हम अगर हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं बहुत सारी, तो ये किसमें टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक सल्फेट, सॉरी ये फेरस सल्फेट किसमें टूट जाता है, इसको गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है। तो फेरिक सल्फेट गर्म करने पर किस पे टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, और क्या निकलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसको अगर हम गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो ये किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विसर्जित हो जाता है। तो ये किसका उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का। उसका मतलब ये हुआ। अब देखो एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। ये आपको पता होगा ये किसका सूत्र है बेटा, ये किसका है, ये सिल्वर है, सिल्वर AgCl, तो इसको हम बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। अगर हम इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, सनलाइट, ये सनलाइट लिखा है मैंने, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये किसमें विखंडित हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। एक और देखिए एग्जांपल, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी अगर हम सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। तो आप भी देखना आपने कि हमें ये क्या करते हैं, कुछ पदार्थ जो है उनको अगर हम हीट दे रहे हैं और किसी को हम सूर्य के प्रकाश में रख रहे हैं तो वो दो अलग अलग पदार्थों में विखंडित हो जा रहा है। लेकिन इनको ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारी ऊष्मा अवशोषित कर रहे हैं। किस रूप में अवशोषित कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में और विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो जब एक अभिकारक विभिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक उत्पादों में विखंडित हो जाता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब ये जब इनके टूटने में ऊष्मा का अवशोषण, जब ये टूटने में, विखंडित होने में ऊष्मा का अवशोषण सूर्य के प्रकाश के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें ये क्या करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। फिर अगला अभिक्रिया हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब तुम समझ रहे होंगे, शब्द से ही इसका अर्थ व्यक्त हो रहा है। इसका मतलब हुआ विस्थापन होना, मतलब किसी दूसरे का स्थान ले लेना। दूसरे का स्थान कब लेता है, जब कमजोर, जो अधिक बलशाली होता है वो कमजोर आदमी को हटा के उसकी जगह ले लेता है। तो इसमें यही है। देखिए एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, आयरन है, लोहे की कील, अगर तुम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसे रंग का होता है, नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालोगे नीले रंग के आयरन को, लोहे को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालोगे तो ये आयरन जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो उसका स्थान आयरन ले लेगा। कॉपर का स्थान क्या ले लेगा, आयरन ले लेगा। इसका रंग चेंज हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, और कॉपर जो है अलग इसकी जगह ले लेगा। आयरन जो है कॉपर की जगह ले लेगा, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। तो इसको हम परिभाषित करेंगे, कोई एक पदार्थ जब अपने से अधिक क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है तो इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है, रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि एक दूसरे की जगह ले लेना। यहाँ पे क्या होता है, जिस रिएक्शन में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किससे हो रही है, बैरियम क्लोराइड से हो रही है,
और क्या बन रहा है, जो बैरियम है, बैरियम सल्फेट और बैरियम आयनों का यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है। बैरियम आयन और सल्फेट आयन का यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है, जिससे कि ये एक दूसरे की जगह आदान प्रदान हो रहा है। तो क्या बन गया है, इससे बैरियम सल्फेट बन गया है, जो प्रेसिपिटेट बन गया है, और NaCl एक सोडियम क्लोराइड बन गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बैरियम और सल्फेट आयनों का आदान प्रदान हुआ है, जिससे कि अभिक्रिया हुई है, और इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो पदार्थों का, दो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है हमारी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, उपचयन अपचयन रिएक्शन इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इंग्लिश की जो टर्म है उससे तो क्लियर हो रहा है इसका मतलब, लेकिन हिंदी में थोड़ा उपचयन का मतलब होता है, देखिए कॉपर में क्या जुड़ी है, ऑक्सीजन जुड़ी है, जिससे क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होना माने ऑक्सीजन जुड़ना, तो तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है हट जाना, रिडक्शन हो जाना, हट जाना। ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन का मतलब हुआ ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना। तो ये अभिक्रिया हुई ऑक्सीडेशन, उपचयन अभिक्रिया। दूसरा है दूसरा उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड जो बना, इसमें हाइड्रोजन जुड़ी है, तो क्या बन रहा है, कॉपर और जल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे कॉपर में क्या हाइड्रोजन जुड़ी है, तो कॉपर में से क्या अलग हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो जा रही है, ऑक्सीजन अलग हो जा रही है, और हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। तो आप इस रिएक्शन में देखेंगे ऑक्सीजन हट रही है और हाइड्रोजन जुड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट रही है तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है। तो इसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया, यानी रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन। अब देखिए ये रिएक्शन मैंने दोबारा लिखी है आपके लिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉपर, यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रही है, तो क्या बन गया कॉपर। तो ये इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ी है, हाइड्रोजन जुड़ी है, तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ी है, तो ये क्या हो रहा है, उपचयन, यहाँ पे उपचयन। तो दोनों अभिक्रियाएं साथ हो रही है। ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होती है, उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, उपचयन अपचयन के बारे में पढ़ा, लेकिन उपचयन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे दैनिक जीवन में, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऑक्सीडेशन को ही उपचयन बोलते हैं। उपचयन से संबंधित हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं, और आपके कोर्स में 2 उदाहरण हैं, संक्षारण और विकृत गंधिका। संक्षारण होता है करोजन। जब आप बाजार से लोहे, चांदी और तांबे की नई चीजें खरीद के लाते हैं तो वो कितनी चमकीली होती है। लोहे की कोई चीज लाते हैं, चांदी, देखा होगा ना बच्चों आपने, तो जब लोहे की नहीं, लेकिन क्या होता है कुछ समय बाद वो वायु के संपर्क में आके, आर्द्रता के संपर्क में आके, या कुछ अम्ल के संपर्क में आके, अम्लीय पदार्थ के संपर्क में आने से क्या होता है, लोहे में भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जो तुमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं लोहे में भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी में काले रंग की परत चढ़ जाती है, और तांबे में हरे रंग की परत चढ़ जाती है। लोहे का सूत्र होता है Fe, चांदी का सूत्र होता है Ag, तांबे का सूत्र होता है Cu। कॉपर में हरे रंग की परत चढ़ जाती है, किसके संपर्क में आने से, नमी के संपर्क में, या आर्द्रता के संपर्क में आने में, या फिर कोई अम्लीय पदार्थ के संपर्क में आने से। इनमें तो ये जो वस्तुएं होती है खराब हो जाती है, इसको बोलते हैं संक्षारण। तो संक्षारण से हमारे दिन प्रतिदिन हमारे घरों में कितनी सारी वस्तुएं खराब हो जाती है संक्षारण के कारण। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी वस्तुओं को, इसको तुम आगे आने वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे संक्षारण को। इसमें क्या होता है, अपनी वस्तुओं को बचाने के लिए क्या होता है, पेंट करते हैं अपने लोहे की वस्तुओं में संक्षारण से बचने के लिए। तो अगला है विकृत गंधिका। विकृत गंधिका को इंग्लिश में बोलते हैं रैनासिडिटी। रैनासिडिटी क्या होता है, जब तुम घर में कोई खाने की चीजें बनाते हो, तेली पदार्थ बनाते हो, चिप्स, पकौड़े, या तो क्या होता है उसको रख देते हो, या बिस्किट्स वगैरह,
तो क्या उसको अगर तुम रख देते हो, खुला रख देते हो, तो क्या होता है वो वायु के संपर्क में आके उसका क्या होता है, उपचयन हो जाता है और उसमें उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, उसका स्वाद खराब हो जाता है। तो लंबे समय तक वसा युक्त भोजन सामग्री तथा तेलीय पदार्थ का वायु की उपस्थिति में क्या होता है, उपचयन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसके कारण उसका स्वाद खराब हो जाता है और उसके स्वाद में इसे विकृत गंधिका कहते हैं, इसी को विकृत गंधिका कहते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, हम अपने तेलीय शब्द जो होता है उसको हम वायु रोधक एयर टाइट डिब्बों में पैक करते हैं। सब नंबर एक, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने तेलीय खाद्य पदार्थों को और वायु उसको अच्छे से उसको अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए उसको एयर टाइट माने वायुमंडलीय ऑक्सीजन से उसको बचा के उसको डिब्बे को पूरा उसको एयर टाइट डिब्बों में पैक किया है, जिससे कि हम विकृत गंध से बच सकते हैं। दूसरा है, इससे बचने के लिए हम चिप्स के पैकेट क्या होते हैं उनमें क्या भरी जाती है, जो कम क्रियाशील नाइट्रोजन गैस होती है वो भर जाती है, जिससे कि उसका कुरकुरापन बना रहता है और उसके स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है। और इससे हम इसको पैकेटों में भर जाता है और जिससे कि विकृत गंध से हम बच सकें। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर पूरा हो गया। अब मैं इससे संबंधित एक्सरसाइज आपको करने के लिए दूंगी और